Hello students, how are you doing? Let's start today's session of heat and its effect chapter. This is lecture 3. In the last lecture we have discussed the process of conduction and convection. You can, if you didn't watch the video, please must watch the video, then come to this video. Okay, so in the continuation of convection, I am telling you an important phenomena of land breeze and sea breeze. लैंड ब्रीज मतलब वो हवाएं जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, सी ब्रीज मतलब वो हवाएं जो सी से लैंड रीजन की तरफ चलती हैं. लेकिन ऐसा होता क्यों है, पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं. सबसे पहले तो सी ब्रीज क्या होती है? ऑकर्स ड्यूरिंग द डे. सी ब्रीज कब चलती है? दिन में. व्हेन लैंड इज वार्मर देन दी वाटर. व्हेन लैंड इज वार्मर देन दी वाटर. देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पानी जो होता है वो देर में गर्म होता है लैंड के कंपैरिजन में. मिट्टी जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी देर में गर्म होता है. तो जो देर में गर्म होता है वो देर में ठंडा होगा, जो जल्दी गर्म हो जाएगा वो जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा. ठीक है, जो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो जल्दी हीट रिमूव भी कर देगा, निकाल भी देगा. तो क्या होता है, दिन में लैंड जो होती है वो गर्म हो जाती है जल्दी, और जो वाटर होता है वो देर में गर्म होता है. ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से एयर फ्लोज फ्रॉम कूलर वाटर सरफेस टू वार्मर लैंड सरफेस. ठंडी हवाएं जो होती हैं वो हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ मूव करेंगी. किस तरफ मूव करेंगी? ठंडे से गर्म की तरफ. ये भी हमेशा याद रखना. और इस चीज़ को हम लोग आगे एक चैप्टर आएगा विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, वहाँ पर और डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमेशा कूल एयर हॉट रीजन की तरफ मूव करती है. तो कूल एयर कहाँ होगी? जहाँ पर देर में गर्म होगा, यानी कि सी के ऊपर. तो हवाएं क्या होंगी? सी से लैंड की तरफ चलेंगी. रात में क्या होगा? रात के टाइम अब जो जल्दी गर्म हो गया था दिन में वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, यानी लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी जो कोस्ट का रीजन है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा. यानी कि अब ठंडी हवा किधर से किधर चलेगी? लैंड से सी की तरफ चलेगी. अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं बाय एन एग्जाम्पल. जैसे मान लो ये दिन में एक कह सकते हैं आप ना कोस्टल रीजन है. ठीक है, दिन में है ये वहाँ का व्यू. हमने क्या किया, इसे समझ लेते हैं. देखो दिन में क्या होगा, लैंड रीजन जो होगा यहाँ पर हॉट एयर ज़्यादा होगी ना, और जो सी होगा यहाँ पे कूल एयर होगी. कैसी होगी? कूल एयर. तो हॉट एयर राइजेज अप. हॉट एयर क्या होती है? हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी. तो जब ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, इसमें ये जो जगह है नीचे की खाली होगी ना. जब यहाँ से हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ की जगह नीचे की खाली हो जाएगी, ये वाली हवा. तो अब इस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा है यहाँ पर की, ठीक है, ये वाली जो ठंडी हवा है वो इस जगह को भरने के लिए इधर आएगी. क्योंकि हवा तो क्या होगी, जहाँ खाली जगह है वहाँ हवा होती है. तो ये गर्म हवा की जगह भरने कौन आ गया? ठंडी हवा. तो क्या हुआ, देखो हवा किधर से किधर चली? हवा चली है सी से लैंड की तरफ. हवा किधर से किधर चली है? सी से लैंड की तरफ. तो दिन में कौन सी चली? सी ब्रीज. दिन में कौन सी चली? सी ब्रीज. जिधर से चलती है उसी के नाम से हम हवा को नाम दे देते हैं, सी ब्रीज. ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, हल्की हवा, जेंटल विंड. ठीक है, अब अगर हम बात करें रात में, तो रात में आपको पता है देखो लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है. तो जो लैंड है यहाँ की एयर कैसी होगी? कूल एयर. लैंड की एयर कैसी होगी? कूल एयर. ठीक है, और जो सी है वो देर में ठंडा होगा, इसीलिए यहाँ की एयर कैसी होगी? वार्म एयर. कैसी होगी? वार्म एयर. ठीक है, अब ये वार्म एयर क्या होगी? ऊपर उठेगी. वार्म एयर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी. यानी इस तरीके से ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहाँ की एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी. अब इस वार्म एयर की जो जगह खाली हुई है इसे लेने कौन आएगा? कूल एयर. लैंड से कूल एयर इस जगह को भरने आएगी. तो हवा किधर से किधर चल रही है सर? अब ध्यान से अगर देखें तो देखो लैंड से सी की तरफ जा रही है, इसीलिए ये क्या कहलाती है? लैंड ब्रीज कहलाती है. क्लियर है? मैंने कल एक आपको वीडियो भी भेजा था समझाने के लिए. ठीक है, ओके. तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया. इस फिनोमिना का ये डायग्राम भी है, आप याद रखिएगा. ये देखिए सी ब्रीज है दिन में,
ठीक है, तो क्या हुआ, वार्म एयर ऊपर उठ गई, उसकी जगह लेने के लिए कूल एयर आ गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर रात में सी वार्म होता है तो उसकी एयर ऊपर उठ जाती है, और लैंड कूल होता है तो उसकी हवा जगह लेने लैंड से चलने लगती है, तो लैंड ब्रीज चलती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है जो अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जो सबसे ठंडा होता है। वैसे हम 0 डिग्री को ठंडा कहेंगे, लेकिन सबसे ठंडा किसे कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को किसे कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नोन एज कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, सबसे टेम्परेचर ठंडा क्या होता है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता। देखो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यही तो बताता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ही तो हमें टेम्परेचर बताती है। तो अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, यानी उसका टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड होगा ना, कोल्डेस्ट होगा। तो यही बताया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है जिसपे किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रह जाती है, जिसमें सब्सटेंस के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रह जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमाइंड इट। साइंटिस्ट हैव मेड टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। साइंटिस्ट जो है एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीबी टेम्परेचर बना चुके हैं, बट एब्सोल्यूट जीरो कैन नेवर बी रीच्ड। अभी तक हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं बना पाए हैं, मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को अभी तक एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले जा पाए हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बल्कि 0 केल्विन होता है। क्या होता है, 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो हमने 3 स्केल पढ़े हैं अभी तक। एक क्या था हमारा, स्केल की तरफ बढ़ें तो हमने 3 स्केल पढ़े हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। 3 पढ़े ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 स्केल पढ़े हैं ना हमने। तो देखो हर स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होती है। हमने अधिकतर जो टेम्परेचर स्केल पढ़ा है वो डिग्री सेल्सियस वाला पढ़ा है ना। तो देखो अगर हम ये सारे स्केल्स जो हैं अभी इनको ना देखें, इन स्केल्स को ना देखें, केवल हम इसी स्केल पर नज़र डालें, क्योंकि यही स्केल अभी तक हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, देखो जो सेल्सियस स्केल है इस पर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी जमने लगता है। और अगर हम बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर लेस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लीस्ट हो जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर में बताता है। तो यहाँ पर पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब यही सारी बातें फ़ारेनहाइट स्केल पर भी, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो अगर हमसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है। अगर पूछा जाए अगर पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, तो फ़ारेनहाइट पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू पूछें फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होती है, तो -459 डिग्री 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और सबसे अच्छा स्केल माना जाता है केल्विन स्केल। कौन सा स्केल, केल्विन स्केल। ये हमारी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। आपने एसआई यूनिट पढ़ी हुई है ना, 6th क्लास में बताया गया होगा आपको। एसआई यूनिट क्या होती हैं, वो यूनिट्स जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में नापते हैं, वज़न को, जो हमारा वेट होता है, जो मास होता है, उसे किलोग्राम में नापते हैं। तो दीज आर नोन एज एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो बने यहीं से हैं। ठीक है, 0 केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है। और 100 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दो तो 373 डिग्री फ़ारेनहाइट 3 केल्विन पर पानी जो होता है वो बॉयल होने लगता है। तो देखो एक चीज़ और सबसे ख़ास याद रखने वाली है कि केल्विन स्केल में जब हम वैल्यू बोलते हैं तो कभी भी
डिग्री वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, 100 केल्विन बोलेंगे केवल। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब हमने अभी तक हीट के 2 ट्रांसफ़र मोड पढ़े हैं, एक पढ़ा है कंडक्शन, एक पढ़ा है कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल अपने पास के पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र कर देता है मगर अपनी जगह चेंज नहीं करता। कन्वेक्शन में पार्टिकल गर्म होकर क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, यानी मोशन करता है पूरा मीडियम। लेकिन इमेजिन करो कि सन बहुत हॉट है, उसकी हीट अर्थ तक कैसे आती है, जबकि बीच में तो एयर भी नहीं है। भाई हमारी अर्थ पर एयर है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन अर्थ से सन के बीच ये जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है। यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है। तो सर हीट यहाँ से यहाँ तक कैसे आती है? ना तो कंडक्शन से आ सकती है, ना कन्वेक्शन से आ सकती है। तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका मतलब हीट का एक और मोड होना चाहिए ना। तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रेडिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। हम रेडिएशन के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे हम लोग इसके बारे में इंट्रोड्यूस हुए, इसके बारे में एक छोटी सी बात समझ लो। क्या हुआ, एक बार कुछ साइंटिस्ट लोग थे, कंडक्शन कन्वेक्शन की स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चेम्बर बनाया बिल्कुल वैक्यूम वाला, ठीक है। एक कमरा बनाया जिसमें क्या था, वैक्यूम था। जिसमें क्या था, वैक्यूम, मतलब कोई भी एयर पार्टिकल नहीं था। इसके अंदर क्या कर दिया गया, कंप्लीट वैक्यूम फॉर्म कर दिया गया, वैक्यूम बना दिया हमने, ठीक है। क्या बना दिया, वैक्यूम बना दिया। और एक हमने इसमें क्या लगा दिया, थर्मोमीटर भी लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, एक इस तरीके से एक थर्मोमीटर लगा दिया गया। ये थर्मोमीटर की रीडिंग, ये रेड कलर से रूम का टेम्परेचर मालूम चल रहा है, ठीक है। तो अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, मान लिया 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर अभी, ठीक है। फिर उन्होंने किया क्या, एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट को उन्होंने यहाँ पे ला के रखा, ठीक है। एक बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को रूम पे ला के रख दिया, और उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर मान लिया रखा गया 70 डिग्री सेल्सियस। कितना, 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ऑब्जेक्ट का 70 डिग्री सेल्सियस, और रूम के अंदर कोई एयर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कमरे का टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कितने डिग्री हो गया, मान लिया 30 डिग्री हो गया। कमरे का टेम्परेचर कितना हो गया कुछ समय बाद, 30 डिग्री सेल्सियस। अब उन लोगों के दिमाग में सवाल आया कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए या तो कंडक्शन हो, यानी पार्टिकल से पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र हो, या कन्वेक्शन हो। रूम के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हीट कंडक्ट हो सके या कन्वेक्ट हो सके। ना तो कन्वेक्शन पॉसिबल था रूम के अंदर क्योंकि एयर नहीं थी, ना ही कंडक्शन पॉसिबल था क्योंकि एयर नहीं थी, ठीक है। ना ही कोई और मटेरियल रखा हुआ था। तो अब कंडक्शन कन्वेक्शन के बिना भी रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, तो कैसे बढ़ गया, ठीक है। या आप इमेजिन करो कि जब हम लोग गर्मी के दिनों में किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ एसी लगी होती है। अगर उस दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो एसी की वजह से हमें ठंडा लगता है। लेकिन अगर लोग बहुत भर जाएं उसी दुकान के अंदर, तो एसी उस रूम को ठंडा नहीं कर पाती है, कहीं नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, ऐसा क्या होता है? तो क्या होता है, रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। हर बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ हीट को बाहर निकालती है। दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन। इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, प्रीवॉस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने। किसने, प्रीवॉस्ट ने। तो प्रीवॉस्ट की थ्योरी को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम चला, एवरी बॉडी एमिट्स हीट रेडिएशन एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन। यानी हर बॉडी कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करती है, यानी हीट बाहर निकालती है अपने शरीर से, अपनी बॉडी से हीट को बाहर निकालती है। लेकिन वो वैल्यू 0 केल्विन ना हो।
अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वो कोई हीट नहीं निकाल सकती, लेकिन 0 केल्विन के ऊपर हर बॉडी कुछ ना कुछ टेम्परेचर निकालेगी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग वेरियस बॉडीज टेक्स प्लेस वाया रेडिएशन, यानी हर बॉडी रेडिएशन तो कर ही रही होती है। यानी देखो, कंडक्शन कर रही हो या ना कर रही हो, कंडक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, लेकिन रेडिएशन तो हो ही रहा है। यानी कि आप अपनी गैस पर, जो घर पे जो गैस स्टोव होता है उस पर गैस जलाएं चाहे ना जलाएं, लेकिन कुछ ना कुछ रेडिएशन गैस प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ रेडिएशन गैस प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने पढ़ा है कि हम लोग जो रज़ाई ओढ़ते हैं जाड़ों में, ठीक है, जब बिल्कुल रज़ाई ओढ़ते हैं तो वो ठंडी होती है, लेकिन धीरे धीरे रज़ाई गर्म होने लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि रज़ाई क्या होती है, कोई उसके अंदर हीटर लगा हुआ है, वो धीरे धीरे उसे टेम्परेचर को बढ़ा रही है। वो क्या करती है रज़ाई, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने दे रही है, केवल इतना ही तो कर रही है। तो हमारी बॉडी कुछ हीट निकाल रही है ना, तभी तो रज़ाई गर्म हो रही है। तो दैट इज़ हम आवर बॉडी इज़ रेडिएटिंग। हमारी बॉडी क्या रेडिएट कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। रेडिएशन बढ़ जाएगा अगर एयर हो, ठीक है, या सॉलिड हो तो रेडिएशन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हर बॉडी रेडिएशन तो करती ही करती है। कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है सबको ये बात? रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और रेडिएशन हमेशा होता ही रहता है, चाहे कंडक्शन हो या ना हो, लेकिन रेडिएशन तो होगा ही होगा। अगला क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडीज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब कि हर ऑब्जेक्ट लगातार कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता रहता है। जैसे आप अपने घर पे चाय पी रहे हो, ठीक है, जैसे गर्मी के दिन है, ठीक है, आपने चाय मंगाई, ठीक है, बहुत गर्मी है और आपने चाय मंगा के रख दी, तो क्या चाय गर्मियों में ठंडी नहीं होती? होती है ना, क्योंकि वो लगातार अपनी गर्मी जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर को देती रहती है ना, और धीरे धीरे बिल्कुल ठंडी हो जाती है क्योंकि वो हीट रेडिएट कर रही है ना। क्लियर है सबको ये बात? तो इस थर्मल रेडिएशन, इस हीट निकालने का कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना फैला हुआ है और लोग क्या कर रहे हैं, जब भी कहीं बस स्टेशंस पर जाते हैं या कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, जिन जिन जगहों पे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर, तो वहाँ पे थर्मल कैमरा लगाए गए हैं ये चेक करने के लिए कि आपको फ़ीवर तो नहीं है, क्योंकि फ़ीवर एक सिम्टम है कोरोना वायरस का, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी कुछ हीट रेडिएट करती है तो थर्मल कैमरा कुछ ऐसी इमेज बनाता है, थर्मल कैमरे में कुछ ऐसी इमेज बन जाती है, ठीक है। ये देखो, कलर और टेम्परेचर दिए हुए हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 23 डिग्री है कहीं पर, तो उस हिस्से का कलर कैसा दिखेगा? ब्लू। अगर कहीं का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर कैसा दिखेगा? थोड़ा सा रेड। और 38 है अगर, तो कैसा दिखेगा? हल्का सा येलो, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का रेडिएशन होता है उसको कैमरे में कैप्चर करने के लिए हम लोग थर्मल रेडिएशन कैमरा का यूज़ करते हैं। और वो कैमरे कैसे काम करते हैं, अगर किसी बॉडी का कलर आपको कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है या येलो दिख रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी से मोर हीट रेडिएशन, उसकी बॉडी ज़्यादा हीट रेडिएट कर रही है। इसका मतलब कि उसकी बॉडी में फीवर है, तभी तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट कर रही है। वो जो ज़्यादा गर्म होगा वो ज़्यादा हीट निकालेगा, जो ठंडा होगा वो हीट निकालेगा थोड़ी ना, वो तो हीट लेगा। अगर कहीं पर पर्पल या डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी लेस हीट रेडिएट कर रही है, कम हीट रेडिएट कर रही है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ थर्मल कैमरा जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ के लिए, ठीक है। ये एक प्लेस है जिस प्लेस पर थर्मल कैमरे लगाए गए हैं और बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो आप देखिए उनकी जो फेस है उस पर टेम्परेचर वैल्यू दिखाई जाएगी जो थर्मल कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे ये लोग जा रहे हैं, सबकी बॉडी पे देखिए थर्मल स्कैनिंग हो रही है इनकी। हर पर्सन का टेम्परेचर दिख रहा है ना, किसी का 36 है, किसी का 35 है, किसी का 36 है। तो ये थर्मल कैमरा टेम्परेचर अलग अलग कलर की वजह से सबके टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये थर्मल कैमरा हमें क्या होता है, बिना टच किए किसी को हमारा फीवर बता देगा। इससे पहले मैं आपको जब थर्मोमीटर पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीज़ें बताई थी ना। तो थर्मल स्कैनिंग क्या होती है, ये रेडिएशन के ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। किसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है? रेडिएशन के, कि हर बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएशन करती है। अगर आपको बुखार है तो आपकी बॉडी ज़्यादा रेडिएशन करेगी, और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो
कम रेडिएशन करेगी। देखो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है यानी उसको फीवर है। ठीक है, फुल है हमारे लिए और कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेडिएशन हमें क्या बताता है कि आपकी बॉडी का किसी दूसरे की बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आप नेट पर वीडियो सर्च कीजिएगा थर्मल कैमरा कैसे किसी किसी को टेम्परेचर बताते। बहुत से एनिमल होते हैं ऐसे जिनकी आंखों में थर्मल आइज़ होती हैं, वो बॉडी को कलर को नहीं देख पाते, मतलब हमारी बॉडी जैसी हमें दिखती है वैसी वो नहीं देख पाते। वो कैसे देखते हैं, कुछ इसी तरीके की इमेज उन्हें दिखाई देती है। उनको कैसे दिखाई देते हैं लोग, इस तरीके से, वो बॉडी की हीट से ही टेम्परेचर इंसानों को पकड़ते हैं या अपने शिकारों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन रेडिएशन की क्या हुई, रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर बाय एमिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी हर ऑब्जेक्ट, एमिशन मतलब रिलीज करना, क्या करता है, रिलीज करता है अपनी इंटरनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, अनलाइक कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ मीडियम। इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तभी तो सन से अर्थ तक हीट आ पाती है, क्योंकि सन क्या कर रहा है, हीट रेडिएट कर रहा है। सन क्या कर रहा है, हीट लगातार रेडिएट करता रहता है और उसकी हीट प्लैनेट्स पर आती है। अब अर्थ पे क्या होता है, जब तक अर्थ तक होती तब तक तो रेडिएशन होता है। यानी कि अगर हम डायग्राम पे वापस जाएं, ये हमारा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो रेडिएशन हो रहा है। अब जैसे ही वो अर्थ के अंदर आएगी तो क्या होने लगेगा, कॉन्वेक्शन होने लगेगा। अर्थ के अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन क्यों होगा, क्योंकि अर्थ पे तो एयर भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कन्वेक्शन हो रहा है तो रेडिएशन नहीं हो रहा। रेडिएशन बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। रेडिएशन क्या होती है, हर बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो अपने आप अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रही है लगातार। इसीलिए तो हम सब थक जाते हैं भाई, हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च होती तभी तो हम थकते हैं। हमें लगातार दौड़ने को कह दिया जाए तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी निकल रही है। और काम करोगे और तेज दौड़ोगे तो और भी ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम थक भी जाते हैं। तो रेडिएशन थकावट भी लाता है, की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि हीट बिना मीडियम के जब ट्रांसफ़र हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हीट लीकेज फ्रॉम फर्नेस, कंबशन चैम्बर। अगर आप किसी कमरे में आग जल रही हो या आप ईंट की भट्टी के पास खड़े हो जाएं, या कभी कभी क्या होता है गर्मी के दिनों में आप गैस के पास, हमारी मदर्स बैठती हैं तो क्या होता है, उन्हें हीट एक्सपीरियंस होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो क्यों लग रही है, क्योंकि हीट रेडिएशन के थ्रू गैस हीट रेडिएट कर रही है। स्पेस एप्लीकेशंस, ये आपको खैर हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा कि स्पेस में भी हीट के एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पर रेडिएशन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। सोलर एनर्जी इंसिडेंट अपॉन अर्थ, यानी सन की जो एनर्जी अर्थ तक आती है वो भी तो रेडिएशन की वजह से ही आती है। हीट लिबरेशन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, अगर किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें, जैसे एटम बम दगाते हैं या न्यूक्लियर बम दगाए जाते हैं जो भी, तो उनके एक्सप्लोजन में भी तो हीट निकलती, बहुत सारी हीट चारों तरफ फैल जाती है। फिर हीट डिसिपेशन फ्रॉम बल्ब फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट होता है जब वो जलता है तभी तो बल्ब गर्म हो जाता है ना। तो बल्ब क्या करता है, का फिलामेंट जब जलता है तो हीट को रेडिएट करता है, तभी बल्ब का फिलामेंट क्या हो जाता है, मतलब बल्ब का जो ग्लास होता है वो गर्म हो जाता है। अगला क्या है, हीट लीकेज थ्रू इवैक्यूएटेड वॉल ऑफ थर्मस फ्लास्क। अगर किसी थर्मस फ्लास्क, जब पुराने हो जाते हैं ना हमारे बर्तन थर्मस वाले, तो हॉट पॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, रखने पर बाहर उसे छुओ तो गर्म लगते हैं। वो क्यों लगते हैं, देखो वहाँ तो कन्वेक्शन भी है और रेडिएशन भी है। वो आपको कन्वेक्शन भी देते हैं और रेडिएशन भी देते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। रेडिएशन तो हर जगह होता ही होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन बाद में होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा एक्चुअल में, रेडिएशन। तो सबसे पहले तो क्या हमने जाना आज ये जाना कि हर ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है, उस हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। ठीक है, और रेडिएशन हीट को भेजने का वो तरीका है जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं हो रही है। ठीक है, जिसमें हम किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, चाहे तो हम कंडक्शन कर सकते हैं, चाहे कन्वेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आप फिर से सुनिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा।